सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट है एचएएस के, तो इतना आपको ज़रूर पता होगा कि जो जीएस का पेपर नंबर फर्स्ट रहता है एचएएस के अंदर, उसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक जो आता है जीएस पेपर वन के सिलेबस में, वो है हमारे पास कल्चर से रिलेटेड, कल्चरल हेरिटेज। सो कल्चर अगर देखा जाए जीएस पेपर वन में, तो कल्चर के भी यहाँ पर दो क्वेश्चन हमेशा जो है पूछे जाते हैं। अगर हम पिछले 4-5 सालों की बात करें, जो पेपर नंबर फर्स्ट हमारे पास है जीएस का, उसमें अगर हम फर्स्ट अगर क्वेश्चन ही देखें, तो वहाँ पर डायरेक्ट जो है पिछले 3-4 सालों से जो है कल्चरल हेरिटेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से आता है, वो आता है जैसे टेम्पल हो गए हमारे, कोई टेम्पल आर्किटेक्चर के कोई स्टाइल हो गए, पेंटिंग का कोई मेजर स्कूल हो गए, दूसरे जितने भी हमारे पास आर्ट फॉर्म्स है, दूसरा क्वेश्चन एक हमारे पास वहाँ से आ जाता है। सो दो क्वेश्चन हम जीएस पेपर नंबर फर्स्ट के अंदर जो है एक्सपेक्ट करते हैं, और हमेशा जो है पिछले 4-5 सालों को देखें तो आते जा रहे हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास जीएस पेपर नंबर फर्स्ट है, उसके पास जो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है कल्चरल हेरिटेज से रिलेटेड, पिछले जो कुछ साल है उसके अंदर किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कुछ नए फैक्ट्स के साथ मैं कल्चरल हेरिटेज के कॉन्सेप्ट को आपके साथ साझा करना चाहूँगा। सो इसके लिए मैं 2 वीडियो बनाऊँगा कल्चर से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। तो फर्स्ट में इस वाले वीडियो में हम देखेंगे जो पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर नंबर फर्स्ट के अंदर, उनको हम डिस्कस करेंगे, और साथ में कुछ नए फैक्ट्स भी हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और जो दूसरा वीडियो आएगा उसके अंदर हम जो जो कुछ भी इस वीडियो में बच जाएगा, मतलब जो इम्पोर्टेंट है हमारे जीएस पेपर नंबर वन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम उसके अंदर जो है डील करेंगे। सो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, पहले कुछ क्वेश्चंस पर नज़र डाल देते हैं जो एचएएस जो मेंस की जीएस पेपर नंबर फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में जो है पूछे गए हैं पिछले 3-4 सालों में। सो यहाँ पर पहले उनको देखने की हम कोशिश करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमारे पास आए हुए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर देखा जाएगा तो सारे के सारे क्वेश्चन ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के रूप में पूछे गए हैं। अगर आप पेपर्स को देखो तो ये जो है 4 मार्क्स के हैं सारे के सारे, ये भी 4 मार्क्स का है, ये भी 4 मार्क्स का है, ये भी 4 मार्क्स का है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर हमें ओनली 60 वर्ड्स के अंदर जो है इसको क्लोज करना है। 60 वर्ड्स के अंदर हमारा जो आंसर है वो क्लोज होना चाहिए, मतलब हमें जो है सेलेक्टेड वर्ड्स ही यहाँ पर जो है लिखने पड़ेंगे, बहुत इफेक्टिव तरीके से हमें जो है उनको यूज़ करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आप देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है हमें पूछे गए हैं, उसके बाद हम एक एक करके इनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज। जो कल्चरल हेरिटेज है उसके ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको हमें जो है क्रिटिकली एनालाइज करना है, क्रिटिकली जो है इसको एग्जामिन करना है। सो सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये जो है अलग अलग वर्षों में पूछे गए हैं, आप चाहे तो क्वेश्चन पेपर्स को चेक कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है, डिस्क्राइब द मेजर इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज। मतलब जो माइग्रेशन हुई है उससे जो है इंडियन जो कल्चरल हेरिटेज है उसके ऊपर जो है क्या इम्पैक्ट पड़ा है। और थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, थ्रो द, इसको आप ठीक कर लीजिए, यहाँ पर थ्रो करना है, आपने इसको थ्रो करना है, थ्रो लाइट ऑन द चीफ एलिमेंट एंड सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। जो इंडियन कल्चर है उसके कुछ चीफ एलिमेंट्स और सेलिएंट फीचर आपको यहाँ पर बताने हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के एंड तक जो है आप इन तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है लिखने में एबल होंगे, या कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स मिल जाएंगे जिसके आधार पर आप इनका आंसर जो है कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो जितने भी यहाँ पर कुछ आंसर लिखे हुए हैं, तो आप जो है अपने आंसर खुद लिख सकते हो। आप यहाँ से सिर्फ पॉइंट उठा सकते हो, जो मैंने यहाँ पर आपको आंसर प्रोवाइड किया है इसमें से आप कुछ पॉइंट उठा सकते हो, और आपको आंसर जो है प्रैक्टिस जो है खुद करना है। सो आ जाते हैं, फर्स्ट हम देख लेते हैं कल्चरल हेरिटेज को। क्वेश्चन हम बाद में डील करेंगे, पहले हम इसको जान लेते हैं कि कल्चरल हेरिटेज जो सांस्कृतिक विरासत है वो होती क्या है, उसको पहले समझ लेते हैं हम। सो फर्स्ट देखिए, कल्चरल हेरिटेज क्या है। किसी एक क्षेत्र विशेष अथवा समुदाय की परंपरा, रीति रिवाज, स्थापत्य, गीत संगीत, नृत्य, स्मारक तथा जीवन शैली जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, सांस्कृतिक विरासत कहलाती है। अब क्या मतलब है इसका, जो ये कल्चरल हेरिटेज या सांस्कृतिक विरासत है ये क्या है। सो ये दोस्तों कुछ भी
जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहा है उसको हम कल्चरल हेरिटेज कहते हैं। अब क्या स्थानांतरित हो रहा है? अब ये स्थानांतरण के बहुत सारे जो है पहलू है। फॉर एग्जाम्पल मूर्ति कला हो गई, स्थापत्य कला हो गई, हमारे कोई रिचुअल्स हो गए, हमारे रीति रिवाज हो गए, हमारे रहने का तरीका हो गया, हमारे कोई उत्सव हो गए, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है हस्तांतरित हो रहे हैं, मतलब वो जो है ट्रांसमिट हो रहे हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो इसी को जो है हम कल्चरल हेरिटेज कहते हैं। मतलब जो कुछ भी, मतलब फिजिकल भी और जो इंटेलेक्चुअल भी, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है किसी एक समुदाय विशेष की या किसी एक क्षेत्र विशेष की जो इंटेलेक्चुअल या फिजिकल जो जितनी भी चीज़ें हैं जो अगली पीढ़ी में जो है ट्रांसमिट हो रही है, उसी को जो है हम कल्चरल हेरिटेज या सांस्कृतिक विरासत जो है कहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है सांस्कृतिक विरासत में। जैसे मान लीजिए हमारे पुराने कोई मकबरे हैं, किले हैं, ये जो ये पहली पीढ़ी ने बनाए थे, लेकिन ये स्थानांतरित होकर अब जो है हमारे जो है कल्चर का पार्ट है, इसलिए ये हमारी जो है कल्चरल हेरिटेज है। दूसरे हमारे कई तरह के उत्सव है, कई तरह के त्यौहार है, कई तरह के हमारे रिचुअल्स है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे हैं। वो भी क्या है? वो भी जो है हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हमारे जीने का तरीका, हमारे जो नैतिक वैल्यूज़, जो मोरल हमारी वैल्यूज़ है, जो वो जिस तरह की हमारी नैतिक और एथिकल जो वैल्यूज़ है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरित हो रही है, वो क्या है? वो हमारी कल्चरल हेरिटेज है। अब जो ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है, ये भी दो तरह की होती है। इसको हम नीचे देख लेते हैं। अब देखिए, सांस्कृतिक विरासत दो प्रकार की होती है। फर्स्ट हमारे पास है अमूर्त और दूसरी हमारे पास है मूर्त विरासत। अब जो ये वाला हमारा पोर्शन है, ये वैसे हमारा प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम जो है इसको डिस्कस करेंगे कि इंडिया के अंदर कितनी जो है इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, कितनी जो है टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, और कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम दूसरी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इसमें हमारा जो मेन फोकस है वो कल्चरल हेरिटेज के कॉन्सेप्ट को समझना और उन क्वेश्चन को डील करना जो कुछ सालों में जो है पूछे गए हैं। सो यहाँ पर इसको अभी हम मोटे मोटे तौर पर देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है इंटेंजिबल, दूसरा हमारे पास है टेंजिबल। जो हमारे पास फर्स्ट है अमूर्त, दूसरी मूर्त। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या होती है? अभी मैंने कहा कि कोई भी ऐसी चीज़ जैसे स्थापत्य कला हो गई, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, वास्तुकला, या हमारे कोई भी रिचुअल्स, हमारे रहन सहन का तरीका, हमारे जीने का तरीका, जो हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, वो उस क्षेत्र विशेष अथवा समुदाय की सांस्कृतिक विरासत कहलाती है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने जो आपको कहा, जो चीज़ ट्रांसमिट हो रही है वो दो तरह की है। पहली चीज़ तो वो जिसको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं उनको हम कह देते हैं टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज या मूर्त कल्चरल हेरिटेज या मूर्त जो सांस्कृतिक विरासत। अब इसके अंदर कौन कौन सी आएगी? जैसे हमारे जो पुराने किले हो गए, हमारा पुराने मकबरे हो गए, हमारे कोई पुराने स्टाइल में बना हुआ कोई मकान है, वो हमारे क्या है? वो हमारे टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। वो हमारे टेंजिबल जो है कल्चरल हेरिटेज है, जिनको कि हम टच कर सकते हैं, उनको हम जो है टेंजिबल कह देते हैं। अब दूसरा हमारे पास है इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। अब जो दूसरे हमारे पास जो इनटेंजिबल है, मतलब अमूर्त। अमूर्त में मतलब इनकी कोई फॉर्म नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई हमारा रिचुअल है, कोई हमारी त्यौहार है जो हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हुआ है, लेकिन उसको हम टच नहीं कर सकते। जैसे कुंभ का मेला देख लीजिए, इसको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारा जो है एक उत्सव का त्यौहार है, उत्सव का जो है एक पार्ट है। जैसे दिवाली हो गई, ये हमारे कल्चर का एक पार्ट है, ये भी हमारे कल्चर का एक पार्ट है, लेकिन इसको टच नहीं कर सकते। सो ऐसी चीज़ें जिनको कि हम टच कर सकते हैं और जो ट्रांसमिट हुई है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसको हम कहेंगे, जिसको हम टच कर सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे? टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज या मूर्त सांस्कृतिक विरासत। और जिनको कि हम टच नहीं कर सकते उनको हम कहेंगे अमूर्त या इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज या अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। सो आई होप कि अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता लग गया होगा कि कल्चरल हेरिटेज होती क्या है। दो टाइप की हमारे पास है। अब ज़्यादा ब्रीफ में हम दूसरी वीडियो के अंदर इसको देखेंगे। यहाँ पर जो है हमारा मेन फोकस जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर, क्वेश्चन जो दिए हुए हैं जीएस पेपर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, उसको डील करना है। सो अब आपको पता लग गया कि सांस्कृतिक विरासत क्या है, कितने टाइप की होती है। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर जो पिछले कुछ वर्षों में जो है एचएस के जीएस पेपर नंबर फर्स्ट के अंदर जो है फर्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए, क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज। सो दोस्तों, इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें,
अब सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को डील कैसे करना है वो देखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन को पहले हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज। अब जो ये वर्ड्स है, जो ये वर्ड है यहाँ पर, इनको हमें जो है पहले तो इनको समझना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, क्रिटिकली एग्जामिन। क्रिटिकली एग्जामिन, अब हम में से बहुत से एस्पायरेंट क्या होते हैं, वो इसका जो है गलत मतलब निकाल देते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकल का मतलब यहाँ पर वो क्रिटिसाइज से निकालते हैं, और पूरा का पूरा उनका जो आंसर होता है वो उसको क्रिटिसाइज करने में निकाल देते हैं, मतलब उसके बारे में कुछ बुरा बुरा ही लिखते जाते हैं। लेकिन जो क्रिटिकली एग्जामिन है उसका मेन मतलब क्या है, उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है, इसका मतलब ये है क्रिटिकली एग्जामिन का, ये जो आपको कॉन्सेप्ट पूछा गया कल्चरल हेरिटेज का, इसके बारे में आपको जो है बहुत गहराई में सोचकर जो है अपने विचारों को प्रकट करना है। यहाँ पर आपको जो है कोई बुकिश नॉलेज जो है यहाँ पर कोई हेल्प नहीं करेगा। यहाँ पर आपको अपने विचार लिखने पड़ेंगे। और दूसरा आपको देखिए कैसे लिखना है, क्रिटिकली एग्जामिन। अब आपका आंसर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो जो है सीधा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसके बारे में पॉजिटिव 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 लिखते जा रहे हो, या इसके बारे में आप नेगेटिवली ही लिखते जा रहे हो। आपको अपना जो आंसर है वो बैलेंस्ड करते हुए लिखना पड़ेगा। क्रिटिकली एग्जामिन मतलब हमें इसमें जो है काफ़ी गहराई में जाकर, इस कॉन्सेप्ट के काफ़ी गहराई में जाकर जो है इसका आंसर लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर हमें क्वेश्चन इसको ऐसे बैलेंस बनाना है इसका, ताकि ज़्यादातर तो इसका जैसे देखिए कल्चरल हेरिटेज ज़्यादा तो इसका पॉजिटिव पार्ट ही रहेगा, लेकिन हमें कुछ लाइनें ऐसे लिखनी है जो इसके नेगेटिव पार्ट को भी जो है शो करे। सो अभी देखते हैं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। सो क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब क्या है, हमें टोटली इसको क्रिटिसाइज नहीं करना है, टोटली इसके बारे में हमें गलत चीज़ें नहीं लिखनी है, हमें काफ़ी गहराई में जाकर पहले तो इसकी यहाँ पर देखिए इसको कैसे डील करेंगे हम। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज। अब ध्यान देखना है, ये देखिए 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ओनली 60 वर्ड के अंदर हमने इसको क्लोज करना है। सो अब देखिए यहाँ पर कितना हमारा वर्ड का जो सिलेक्शन है यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर हमें हर कुछ नहीं लिखना है, 60 वर्ड्स के अंदर हमें जो है इसको क्लोज करना है, और वर्ड हमारे पास जो है बिल्कुल इफेक्टिव वर्ड होने चाहिए, बेकार की चीज़ एक भी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें एक लाइन के अंदर या 1.5 लाइन के अंदर जो है कल्चरल हेरिटेज को बताना है कि ये है क्या। उसके बाद हमें जो है ज़्यादातर पार्ट जो है इसका पॉजिटिव पार्ट लिखना है, हमने पॉजिटिव पार्ट में भी काफ़ी गहराई में जाकर इसको लिखना है, और लास्ट में जाकर हमें जो है 5 या 10% इसके बारे में कुछ जो आपको लगता है, अगर उसमें कोई गलत चीज़ है या आपको लगता है कि कुछ इसके बारे में नेगेटिव लिखा जा सकता है, तो आप यहाँ पर 2-3 लाइन में इसको जो है लिख सकते हो। उसके बाद आपको आंसर को जो है क्लोज कर लेना है। तो मतलब हमारा जो आंसर होना चाहिए उसके अंदर सब कुछ होना चाहिए। पहले तो इसकी छोटी सी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, उसके बाद इसका पॉजिटिव पार्ट होना चाहिए, और उसके बाद थोड़ा सा इसका नेगेटिव पार्ट होना चाहिए। मतलब इस तरह से हम देखते हैं क्रिटिकली एनालाइज ये हो जाता है, मतलब सारे के सारे पहलू हमने इसको समग्र तरीके से हमने इसके अंदर जो है डाल दिए हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर आंसर लिखने की कोशिश की है। सो आप चाहो तो अपना आंसर अलग लिख सकते हो, और अगर जो मैंने जो आंसर यहाँ पर लिखा है आपको इसमें से हेल्प मिल सकती है, आप यहाँ से जो है पॉइंट उठा सकते हो। सो देखिए क्या है, सांस्कृतिक परंपरा की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन करना है हमने यहाँ पर किसको, कल्चरल हेरिटेज के कॉन्सेप्ट को। तो आ जाते हैं इसके आंसर के ऊपर, देखिए क्या लिखा है इसमें। किसी एक, पहले तो हमने छोटी सी जो है इंट्रोडक्शन, ध्यान रहे हमें सिर्फ 60 वर्ड के अंदर क्लोज करना है इसको। 60 वर्ड मीन्स हम 80 वर्ड तक जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने लिखना है, मतलब 80-85 तक हम जा सकते हैं, 80-85 वर्ड्स तक। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है इसमें, किसी एक क्षेत्र विशेष अथवा समुदाय की परंपरा, रीति रिवाज, स्थापत्य, गीत संगीत, नृत्य तथा जीवन शैली जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, सांस्कृतिक विरासत कहलाती है। अब सबसे पहले तो हमने पहली लाइन में जो है इसकी इंट्रोडक्शन लिख ली, पहले हमने छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि होता क्या है ये कल्चरल हेरिटेज। उसके बाद देखिए अब हमने क्रिटिकली एग्जामिन करना है इसको। यहाँ पर देखिए किसी समुदाय की सामाजिक कॉमा करके आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्थिति का वर्तमान तथा बीते समय का अंदाजा इससे बखूबी लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए जो कल्चरल हेरिटेज है, इससे हम किसी भी एक क्षेत्र की या किसी भी एक समुदाय की सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक जो स्थिति है उसका वर्तमान भी पता लगा सकते हैं, और उसका जो पास्ट था उसकी भी जो है हमें एक झलक मिलती है। अब मान लीजिए कोई हम जैसे इंडियन कल्चर की आप बात कर लीजिए, यहाँ पर जो है हम देखते हैं जो हमारे अपने पूर्वजों से मिला है, हमारे पास अमूर्त और जो मूर्त हमारे पास जो कल्चरल हेरिटेज है उसका एक खजाना है। ये बताता है कि जो हमारी जो संस्कृति थी वो पुराने ज़माने में भी बहुत समृद्ध थी, मतलब जो हमारा उस वक्त का भी समाज था वो भी काफ़ी सभ्य था। तो यहाँ पर जो वर्तमान स्थिति है उसका तो हमें पता लगता ही है, साथ में जो पास्ट में था, जैसे हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ पर देखिए लोगों के रहने का जो स्टैंडर्ड था वो कितना हाई था, वहाँ पर कितने जो आर्किटेक्चर का जो स्टाइल था, जो उनके भवन निर्माण की, जो उनके टाउन प्लानिंग की जो
पद्धति थी वो देखिए कितनी एडवांस लेवल की थी। तो ये बताता है कि जो इंडियन कल्चर था वो पुराने ज़माने में भी अपने चरम पर था। तो इससे पता लगता है कि आज का जो हमारा कल्चर है उसका तो हमें अंदाज़ा बखूबी यहाँ से लग जाता है कि कितना हमारा एडवांस है। जबकि जो पुराना है, जो ये कल्चरल हेरिटेज है, जो ये इंटेंजिबल या टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, ये जो पुराना हमारा समय था उसके जो पराकाष्ठा को भी जो है प्रदर्शित कहीं ना कहीं करता है। तो नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, सांस्कृतिक विरासत पराकाष्ठा का प्रतीक है, लेकिन कई बार सांस्कृतिक, अब देखिए थोड़ा सा इसको नेगेटिव भी हमें ले जाना पड़ेगा। सांस्कृतिक विरासत पराकाष्ठा का प्रतीक है, लेकिन ये बताता है कि कितने जो है, जैसे मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता का जो है एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे और भी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पराकाष्ठा का प्रतीक है, मतलब उच्चता सर्वोच्चता का जो है उस एक झलक हमें देता है। लेकिन कई बार सांस्कृतिक विरासत की आड़ में कई कुरीतियों का भी समावेश रहता है। अब जैसे जो कल्चरल जो हेरिटेज का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक और जहाँ हमें हमारी पराकाष्ठा को प्रदर्शित करता है, तो वहीं दूसरी ओर जो है हमारे समाज के अंदर कई तत्व ऐसे होते हैं जो कल्चरल हेरिटेज की आड़ में, जो हमारे कल्चर की आड़ में जो है काफ़ी कुरीतियाँ भी जो है विद्यमान रहती है। यहाँ पर देखिए कई कुरीतियों का भी समावेश रहता है। उदाहरण के लिए भारतीय संस्कृति में कई कुरीतियाँ, जैसे बलि प्रथा। अब देखिए बलि प्रथा है, अब हालांकि बलि प्रथा सिर्फ और सिर्फ इंडियन कल्चर की जो है प्रॉब्लम नहीं है। अब पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देखो तो कहीं ना कहीं जो है हर जगह जो है बलि प्रथा जो है किसी ना किसी रूप में जो है विद्यमान है। लेकिन आज भी अगर हम देखें कहीं पर भी बलि हो रही है तो हम उसको जो है अपने कल्चर के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये तो सभी को पता है कि बलि प्रथा खराब है। अब आप किसी से पूछोगे तो सारे कहेंगे कि बलि प्रथा जो है खराब है, इस तरह से जो है, इस तरह से निहत्थे पशुओं पर को मारना जो है काफ़ी गलत है। लेकिन अगर देखें तो इसको कल्चर की आड़ में इसको हम करते हैं, मतलब ये हम ये सोच के करते हैं कि ये हमारे कल्चर का पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए कल्चरल हेरिटेज की आड़ में जो है ये कुरीतियाँ हैं कुछ, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या है देखिए, 3 तलाक। जैसे हमारा मुस्लिम जो समुदाय है वहाँ पर 3 तलाक की जो प्रथा जो है ये विद्यमान है। अब 3 तलाक सभी को पता है कि ये खराब है, काफ़ी ज़्यादा इससे महिलाओं का जो है शोषण होता है। लेकिन इसको भी जो हमारा मुस्लिम समुदाय है वो अपने कल्चर से जोड़ने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कल्चर जो है, यहाँ पर जो कल्चरल हेरिटेज जो है हमारा, जो कल्चर का जो ये पार्ट है, ये कहीं ना कहीं जो है बैड इम्पैक्ट भी डाल रहा है। कुछ ऐसी हमारे पास कुरीतियाँ है जो कल्चर की आड़ में जो है समाज को नुकसान पहुंचा रही है ना। तीसरा देखिए, मासिक धर्म के दौरान मंदिरों से दूर रहने की सलाह। जो महिलाएं होती है उनको जो मासिक धर्म के दौरान जो है मंदिरों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। अब उनको सिर्फ सलाह ही नहीं दी जाती, महिलाओं के अंदर इस तरह का टेम्परामेंट ही बना दिया जाता है कि वो खुद ही सोचती है कि मासिक धर्म के दौरान जो है देवी नजदों के या मंदिरों के नज़दीक हमें नहीं जाना है। तो ये भी क्या है, अब इसका कोई भी लॉजिक नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए कल्चर की आड़ में जो है यहाँ पर कल्चर का नाम लेकर कल्चर से इसको जोड़ने की हम कोशिश करते हैं कि ये हमारे कल्चर का पार्ट है। मतलब मासिक धर्म के दौरान जो है मंदिरों के नज़दीक नहीं जाना, ये हमारे कल्चर का पार्ट है। हमने इसको कल्चर का पार्ट बनाया, लेकिन कल्चर का पार्ट तो ये नहीं था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी कुरीतियाँ ऐसी है जो कल्चरल हेरिटेज की जो है आड़ में छुपी हुई है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए, दूर रहने की सलाह बुरी तरह से जड़ें जमा चुकी है। यह कहने में बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सांस्कृतिक विरासत किसी समुदाय अथवा क्षेत्र विशेष के नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों को उजागर करती है। सो लास्ट में हम इसको जो है इस तरीके से जो है छोटा सा इसको जो है क्लोज करने के लिए इस तरह से लिख सकते हैं कि यह कहने में बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सांस्कृतिक विरासत किसी समुदाय अथवा क्षेत्र विशेष, मतलब कोई ग्रुप है, कोई समुदाय है और कोई हमारे पास क्षेत्र विशेष है, तो उसके नैतिक जो सामाजिक मूल्य है उससे उजागर हो जाते हैं, उसकी संस्कृति से। मतलब उनके जो अनुष्ठान है, उनकी जो टेंजिबल या इनटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज है, उससे देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो जो सोसाइटी है कितनी सभ्य है या कितनी असभ्य है। इसका अंदाज़ा वहाँ से बखूबी लगाया जा सकता है। सो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने क्रिटिकली एग्जामिन किया जो हमारे पास जो ये कल्चरल हेरिटेज था इसके कॉन्सेप्ट को। यहाँ पर हमने इसके अच्छे इम्पैक्ट भी देखे, इसके अच्छे जो है रूप भी देखे, और कुछ हमने ऐसी चीज़ें देखी जो कि कल्चरल हेरिटेज की आड़ में जो है सोसाइटी को जो है बैड इम्पैक्ट जो है करती है। सो दूसरा क्वेश्चन हम देते हैं जो पेपर में आया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, थ्रो लाइट ऑन द चीफ एलिमेंट्स एंड सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। जो इंडियन कल्चर है उसके ऊपर हमको जो है उसकी विशेषताओं के ऊपर हमें जो है प्रकाश डालना है। इंडियन का जो कल्चरल हेरिटेज है, जो इंडियन कल्चर है, उसके ऊपर जो भारतीय संस्कृति जो है उसके मूलभूत तत्वों और विशेषताओं पर हमें जो है यहाँ पर प्रकाश डालना है। तो यहाँ पर भी गाइस एक बात हमने याद रखना है
पेपर पहले हमने जो है क्वेश्चन की लिमिट देखनी है कि क्वेश्चन हमें कितनी वर्ड्स के अंदर कहा गया है। अगर आप देखो तो कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमारे पास जो है जो फर्स्ट पार्ट रहता है यूनिट नंबर फर्स्ट के जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट रहता है उसी पेपर नंबर फर्स्ट आप देख लीजिए जीएस का, जीएस नंबर पेपर फर्स्ट पिछले 3-4 साल में से कोई भी आप उठा के देख लीजिए, तो यहाँ से जो कल्चर से कल्चरल हेरिटेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन रहता है हमेशा, और ये हमेशा जो है 4 मार्क्स का हमारे पास रहता है। तो 60 वर्ड्स के अंदर हमने इसको क्लोज करना है। तो ये बात हमें याद रखनी है कि जो हमने 60 वर्ड्स लिखने हैं उसमें हमारे पास वर्ड सिलेक्शन काफ़ी हमारा इफेक्टिव होना चाहिए, हमें जो कुछ नहीं लिखना है। तो इसलिए पहले तो मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, इसको क्वेश्चन के आंसर आप खुद लिख सकते हो। मेरा मेरा मेन मोटिव है आपको जो है इन्फॉर्मेशन देना, आपको कुछ तथ्य देना जिनके आधार पर आप अपने क्वेश्चन को जो है पूरा कर सको। सो यहाँ पर मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ और सिर्फ हेडिंग यहाँ पर दे रखी है, तो आप जो है इसको कंप्लीट खुद कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ पॉइंट प्रोवाइड करूँगा। सो यहाँ पर देखिए भारतीय संस्कृति के मूलभूत तत्व, जो मूलभूत तत्व है और विशेषताओं पर हमें जो है प्रकाश डालना है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो हमारे पास जो विशेषता है भारतीय कल्चर की, तो वो सबसे पहली तो हमारे पास आ जाती है प्राचीनता। हम देखते हैं कि जो इंडियन कल्चर देखिए सबसे प्राचीन कल्चर अगर हम विश्व का देखें तो वो जो है हमारे पास इंडियन कल्चर आ जाता है। हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को हम देखते हैं। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के समय काल में दूसरी भी सभ्यताएं विद्यमान थी, लेकिन जिस लेवल की यहाँ हमारे पास इंडियन कल्चर का जो वो स्टैंडर्ड था उस समय में भी वो कहीं भी किसी भी दूसरी सभ्यता में हमें विद्यमान नहीं मिलता है। तो सबसे पहले तो जो है भारतीय कल्चर जो है सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। पहली विशेषता तो यही है कि सबसे प्राचीन है ये। दूसरा हमारे पास आता है कि निरंतरता। हमारा जो कल्चर है वो निरंतर है। कहीं पर भी आप सिंधु घाटी सभ्यता से लेके आज तक आ जाइए, बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारे अनुष्ठान, बहुत सारी चीज़ें हमारी ऐसी है जिसको हम उस समय भी वो वैसी की वैसी थी और आज भी वो वैसी की वैसी है। जैसे हमारी देखिए पूजा पाठ की पद्धतियाँ वो पुराने ज़माने से चली आ रही है, वो और वो आज तक चली आ रही है। हमारे कई रिचुअल्स जो पुराने ज़माने में भी थे और आज भी जो है कहीं ना कहीं वो जीवित है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो टाउन प्लानिंग थी उसका कहीं ना कहीं मॉडल आज भी अपनाया जा रहा है। तो इस तरह से आप देखते हो कि इंडियन कल्चर के बहुत सारे पार्ट इसमें निरंतरता है। कहीं पर भी ऐसा हमें नहीं दिखता कि हमारे जो है कल्चर से जो है हमारा साथ छूट गया हो। जो हमारा पुराने ज़माने का कल्चर था वो वैसा का वैसा अपने मूर्त रूप में जो है आज भी विद्यमान है। टेम्पल पुराने ज़माने से बनते आ रहे हैं, आज भी बनते आ रहे हैं। टेम्पल का स्टाइल अगर हम देखें, हालांकि समय समय पर इसमें जो है बहुत सारे बदलाव आते गए टेम्पल के आर्किटेक्चर फॉर्म में भी, जैसे कि आपको पता है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें जो बेसिक जो टेम्पल का हमारा स्टाइल रहता है वो वैसा का वैसा आज भी है। जैसे हालांकि इसके अलग अलग टाइप है, लेकिन जो अलग अलग टाइप भी है वो भी हमारे डाइवर्सिफाइड जो है कल्चर का ही एक पार्ट है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मंदिर आज भी बन रहे हैं, पुराने ज़माने में बनते थे। मॉस्क पुराने ज़माने में बनती थी, आज भी बन रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरी संस्कृतियों की अगर बात करें, दूसरे कल्चर की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल हम मिस्र की सभ्यता की जो है बात करते हैं, तो वहाँ पर उस समय बहुत बहुत बड़े बड़े पिरामिड बनते थे। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि मिस्र के पिरामिड के बारे में आपने पढ़ा होगा। लेकिन आज हमें देखने को मिलता है कि आज जो है किसी भी तरह के उस तरह के पिरामिड नहीं बनते। मतलब उनका कहीं ना कहीं अपने कल्चर से जो है उनका हम कह सकते हैं कि डाइवर्जन हो गया है। वो उनके कल्चर की बहुत सारी चीज़ें उनसे छूट गई है। लेकिन हमारे कल्चर की अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि 90% से ज़्यादा चीज़ें ऐसी है जो पुराने ज़माने में भी हमारे कल्चर का पार्ट था और आज भी कहीं ना कहीं वो जीवित रूप में जो है हमारे कल्चर का पार्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं लचीलापन एवं सहिष्णुता। जो हमारा कल्चर है इसके अंदर लचीलापन भी है और इसके अंदर जो है सहिष्णुता भी है। जो हमारा इंडियन कल्चर आप देखते हो इसके अंदर कोई भी कठोरता नहीं है। जैसे कोई भी अगर आदमी है, कोई नास्तिक है, कोई आस्तिक है, तो हर आदमी को जो है अपने रूप से जो है स्वतंत्र तरीके से जो है जीने की छूट है। कोई भी रिलीजन को वो अपना सकता है, किसी भी रिलीजन को वो अपना सकता है जब कभी भी। तो उसके ऊपर कोई भी जो है इस तरह का कोई भी जो है दबाव नहीं रहता। तो हमारा जो कल्चर है उसके अंदर लचीलापन भी है और उसके अंदर जो है सहिष्णुता भी है। नेक्स्ट हम चलते हैं ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता से क्या मतलब है? ग्रहणशीलता का मतलब ये है कि कोई भी कल्चर हो तो कोई भी कल्चर जो है 100% जो है अच्छा नहीं होता है। कुछ ना कुछ उसमें जो है बुरे जो है तत्व विद्यमान होते हैं। जैसे हम आज भी देखें अगर हमारे इंडियन कल्चर को, तो हम कहते हैं कि हमारा कल्चर जो है सबसे सभ्य कल्चर है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे इसके अंदर जो है नेगेटिव जो है फैक्टर भी है। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया, बलि प्रथा हो गया, मासिक धर्म के दौरान मंदिरों के नज़दीक न जाना, और बहुत सारे हमने दूसरी भी कई ऐसी चीज़ें देखी जैसे 3 तलाक जैसी बहुत सारी चीज़ें देखी जो कि इंडियन कल्चर के ऊपर आज भी जो है एक धब्बा है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो इंडियन कल्चर कैसा है, ये जो है ग्रहणशीलता है। इसके अंदर जो है ग्रहणशीलता है, ये जो है अच्छे फैक्टर को जो है
एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। हालांकि ये समय ज़रूर लेता है, लेकिन जो है एक्सेप्ट ज़रूर करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इंडियन कल्चर के अंदर सती प्रथा जो है एक समय में हमारे कल्चर का एक पार्ट बन चुका था, लेकिन फिर भी जो है सती प्रथा जो है देखिए एबॉलिश हो गई। हालांकि उस वक्त इसका काफ़ी विरोध हुआ था, लेकिन फिर भी आज हम देखते हैं कि ये हमारे कल्चर का बिल्कुल भी पार्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारा जो कल्चर है उसके अंदर ग्रहण करने की जो है पावर है। ये जो है अच्छे एलिमेंट को, दूसरा कोई कल्चर है उससे अच्छे एलिमेंट को जो है ये जो है एक्सेप्ट करने की ये जो है टेंडेंसी रखता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता तो जो है हमारे पुराने समय से ही हमारा जो है कल्चर का एक अभिन्न अंग रहा है। आध्यात्मिक चीज़ों में जैसे हम पुराने समय से अगर सिंधु घाटी सभ्यता में ही अगर हम देखें तो बहुत सारे साक्ष्य हमें वहाँ पर देखने मिलते हैं जो कि उनको आध्यात्मिकता की जो है उनके संकेत देती है। और आज भी हम देखते हैं कि धर्म के प्रति हमारा जो है कितना विश्वास रहता है। हालांकि रिलीजन कोई भी हो, धर्म के प्रति जो है प्रत्येक जो हमारा इंडियन है वो जो है धर्म के प्रति काफ़ी संवेदनशील रहता है। तो आध्यात्मिकता जो है आज भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। दूसरा हम देखते हैं अनेकता में एकता। जो इंडियन कल्चर है, देखिए इंडियन कल्चर की एक खास बात, सबसे खास बात अगर देखा जाए तो वो है यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। जो हमारी एकता है, हमारी जो एकता है, अनेकता में जो है एकता है। अब इंडिया के अंदर अगर आप देखो तो बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, अलग अलग कम्युनिटी के जो है लोग रहते हैं। फिर भी अगर हमारे कंट्री के अंदर देखो तो कुछ छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट्स को देखकर जो है, कुछ छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट को छोड़कर जो है हमारा कंट्री को अगर देखा जाए तो काफ़ी स्टेबल है हमारी कंट्री। इतने सारे रिलीजन होने के बावजूद भी स्टेबल है। हालांकि छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, लेकिन फिर भी अगर दूसरी कंट्री से हम जो है इसकी कंपैरिजन करना चाहे तो हमारी जो है कंट्री जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होने के बावजूद भी। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडियन कल्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिलीजन में जो है प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ पर हम देखते हैं इंटरकास्ट की प्रॉब्लम है, बहुत सारे दूसरे इश्यूज है। ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए तो हर एक इंडिया का जो है हर एक आदमी जो है अलग अलग है। ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो इंडिया की ज्योग्राफी ही इतनी डाइवर्स है, लेकिन इतनी सारी डाइवर्सिफिकेशन, इतने सारे लैंग्वेजेस हमारी कंट्री के अंदर है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इतनी सारी हर चीज़ के अंदर डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इंडियंस के अंदर जो है यूनिटी है। जब अंग्रेज़ यहाँ से, एक बात मैं आपको बताऊं, जब अंग्रेज़ यहाँ से जा रहे थे तो अंग्रेज़ जो है हंस रहे थे हमारे ऊपर। वो ये कह रहे थे कि जो इंडिया है उसका वल्कनाइजेशन हो जाएगा। वल्कनाइजेशन मतलब जो वल्कन्स है, वल्कन का जो रीजन था यूरोप में, तो वहाँ पर जो है अलग अलग एथनिकल ग्रुप थे, अलग अलग रीजनल ग्रुप थे, वहाँ पर अलग अलग उनकी लैंग्वेजेस थी। तो वहाँ पर जो है एक टाइम के लिए वहाँ पर एक देश के रूप में वो रहे, और बाद में जो है विखंडित हो गए वो सारे के सारे, मतलब टुकड़े टुकड़े में वो वाला जो रीजन है वो जो है टूट गया। तो अंग्रेज़ों को भी, जब अंग्रेज़ यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने भी ये कहा था कि इंडिया का भी जो है वल्कनाइजेशन हो जाएगा, मतलब इंडिया भी जो है इसी तरह से टुकड़ों टुकड़ों में बंट जाएगा। लेकिन हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और जो अनेकता में एकता मैंने यहाँ पर देखिए ये हेडिंग में डाला हुआ है, तो इसको वो लाइन जो है कंप्लीटली जो है पूरा करती है। इतनी सारी डाइवर्सिफिकेशन, इतने सारे लैंग्वेज में इतने सारे हमारे पास डाइवर्सिटी है, रिलीजन में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, ज्योग्राफी में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, कल्चर में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी जो है हमारे अंदर जो है यूनिटी है। ये भी जो है इंडियन कल्चर का एक जो है, अगर मैं कहूँ कि सबसे जो है इंपॉर्टेंट पार्ट इसको अगर कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सो नेक्स्ट हम चलते हैं, 2 क्वेश्चन हमने डील कर लिए, तो ये वाला भी हमने डील कर लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए, मैं पहले से आपको कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ पॉइंट उठाकर दिए हुए हैं। आप चाहो तो इन सभी को एक्सेप्ट कर सकते हो, इन सभी को जो है आंसर में जो है यूज़ कर सकते हो, या आप इन जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इनमें से कुछ पॉइंट्स को डाल सकते हो। आप अपने हिसाब से अपने क्वेश्चन को लिख सकते हो। जैसे ये कल्चरल हेरिटेज का मैं अगर आपको सही में बताऊँ तो कल्चरल हेरिटेज आप बुक से कितना पढ़ते हो, क्वेश्चन पेपर में जो है पेपर के अंदर वो मैटर नहीं करता है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपको आ गया कल्चरल हेरिटेज का हमारी सोसाइटी के ऊपर क्या इंपॉर्टेंस है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप में से बहुत कम ने जो है इसके बारे में पढ़ा होगा। तो वहां पर उस वक्त हम वही चीज़ें लिखते हैं जो हमारे दिमाग में आता है। तो मेन बात यह है कि हमें कल्चरल हेरिटेज का मूल पता होना चाहिए कि कल्चरल हेरिटेज क्या है। अगर हमें कल्चरल हेरिटेज का मूल पता है तो हम इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को जो है टच करते हुए आगे निकल सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखे हुए, 4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए, तो इनमें से आप चाहो तो चारों को एक्सेप्ट कर सकते हो, या इनमें से कुछ पॉइंट जो है अपने आंसर के अंदर जो है यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पर देखिए, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज। जो इंडियन कल्चरल हेरिटेज है उसके अंदर जो है माइग्रेशन का जो है क्या इम्पैक्ट है। जो माइग्रेशन हुई है इंडिया के अंदर पुराने समय से लेके आज तक, उसका जो है इंडियन सोसाइटी के ऊपर जो है, इंडियन कल्चर के ऊपर, इंडियन कल्चरल हेरिटेज के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है।
अब इंडियन कल्चर के ऊपर तो हम देखेंगे ही, साथ में साथ हम पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो है वो भी देखेंगे, वर्ल्ड के अंदर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उसको भी इसके साथ जो है जोड़ने की हम कोशिश करेंगे, ताकि हमें जो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके इसके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज। तो माइग्रेशन के बारे में आपको तो पता होगा कि माइग्रेशन क्या होती है। माइग्रेशन का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक गाँव है ए, यहाँ पर मैं ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये मान लीजिए एक गाँव है ए, ये गाँव है बी। अब मान लीजिए कुछ ऐसा होता है कि ए गांव से सारे के सारे लोग जो है एक एक करके बी गांव में जो है आते जा रहे हैं और ए गांव जो है खाली होता जा रहा है। तो इस केस में जो लोग जो है एक रीजन से दूसरे रीजन में जा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं माइग्रेशन। मतलब किसी एक समुदाय का, किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों का किसी दूसरे क्षेत्र विशेष या किसी दूसरे रीजन की ओर मूव होना, इसको हम कहते हैं माइग्रेशन। ये क्या है? माइग्रेशन। अब माइग्रेशन के भी दो तरीके देखिए, माइग्रेशन भी दो तरीके से हो सकता है। पहला तो इनको कोई फोर्स करे, जैसे मान लीजिए कोई बाहरी शक्ति है, मान लीजिए जेड कोई बाहरी शक्ति है या कोई दुश्मन है या कोई कुछ भी हो सकता है, ये बाहरी आक्रमणकारी है, ये इनको फोर्स कर रहे हैं, ए के ऊपर ये बार बार अटैक करते हैं और ए को जो है ये फोर्स कर रहे हैं बी की तरफ जाने के लिए। तो एक माइग्रेशन का तरीका तो ये हो गया। और दूसरा माइग्रेशन का तरीका है, मान लीजिए बी के अंदर बहुत अच्छी फैसिलिटी है, ए के अंदर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। बी रीजन के अंदर बहुत अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है, ए के अंदर उतने अच्छे जॉब्स की अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, जो ए के जो हमारे पास रीजन है, यहाँ से लोग मूव करेंगे बी रीजन की तरफ को। तो ये भी एक माइग्रेशन का तरीका है। तो माइग्रेशन कई तरीके से होता है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाला कहा कि फोर्स करके भी जो है एक जगह से दूसरी जगह जो लोग आते हैं उसको भी जो है हम माइग्रेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल जो है हम सीरिया देख सकते हैं। सीरिया वाले इलाके में जो है किस तरह से जो है अमेरिका और रशिया जो है अपना गेम खेल रहा है, एक दूसरा कोल्ड वॉर स्टार्ट करने की लगभग उन्होंने स्टार्ट ही कर लिया है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा हिंसा है सीरिया के अंदर, तो वो वहाँ से मूव कर रहे हैं। मजबूरी में जो है उनको जो है यूरोप की तरफ जो है मूव करना पड़ रहा है। तो एक तो हमारे पास ये हो गया। दूसरा हम देखते हैं कि आज हम देखते हैं कि अमेरिका के अंदर जो है बहुत सारे लोगों का जो है जमावड़ा बन रहा है, बहुत सारे अलग अलग कल्चर के लोग जो है वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। तो वहाँ पर इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है, इसलिए अमेरिका में जो है माइग्रेशन हो रहा है ज़्यादातर लोगों का। जो हम बुद्धिजीवी हम देखते हैं वो सारे के सारे जो है अमेरिका की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है। तो इसको हम कहते हैं माइग्रेशन के। आई होप अब आपको पता लग गया होगा कि माइग्रेशन क्या चीज़ है। अब यहाँ पर देखते हैं कि भारत की जो कल्चरल हेरिटेज है, जो भारत की जो कल्चरल हेरिटेज है, उसके ऊपर जो है, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है, उसके ऊपर जो है विस्थापितों का जो है हमने वर्णन करना है। माइग्रेशन का हमने जो है कल्चरल हेरिटेज के ऊपर जो है इसके ऊपर हमने कुछ यहाँ पर वर्ड्स लिखने हैं अपने। तो फर्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, जब भी माइग्रेशन होता है तो क्या होता है, स्थापत्य एवं वास्तुकला को जो ये प्रभावित करता है। अब देखिए हमारा जो इंडियन कल्चर है, वहाँ पर किस किस का जो है आगमन हुआ है, किस किस ने कौन कौन यहाँ पर जो है माइग्रेट होके आए हैं। अगर हम देखा जाए तो कल्चर जो होता है, कल्चर एक कांस्टेंट चीज़ नहीं है। कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो समय के साथ जो है बदलती जाती है। अब देखिए हमारे कल्चर की शुरुआत कब होती है, हमारे कल्चर की शुरुआत होती है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वहाँ पर आर्य आते हैं, तो उन्होंने अपने कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर डाले। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम्स के अटैक होते हैं, उन्होंने अपने कल्चर की कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर डाले। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है ब्रिटिशर्स जो है माइग्रेट करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने अपने एलिमेंट यहाँ पर डाले। और आज हम देखते हैं जो हम आज का इंडियन कल्चर हम आज देखते हैं, जो आज हम इंडियन कल्चरल हेरिटेज देखते हैं, वो जो है कई जो है दूसरी कल्चरल हेरिटेज है उनके समावेश का हम जो है एक रूप देखते हैं। सो यहाँ पर हमें बताना है कि जो जितनी भी ये माइग्रेशन हुई है उनका इंडियन जो कल्चरल हेरिटेज है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। अब इंडियन कल्चर कहिए या किसी भी दूसरे कल्चर की आप बात करिए, माइग्रेशन का वहाँ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका आंसर आपको मैं यहाँ पर देने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, स्थापत्य एवं वास्तुकला को ये प्रभावित कर डालता है। अगर आप देखो, जब हमारे पास जो मुस्लिम रूलर्स थे, उन्होंने जब इंडिया के ऊपर अटैक किया, तो जब उन्होंने अटैक किया तो हम देखते हैं कि जो स्थापत्य कला थी हमारी, जो वास्तुकला थी हमारी, वो जो है पूरी तरह से चेंज हो गई। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट जो है अपने उसके अंदर जो है इंट्रोड्यूस कर दिए। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि इस तरह के जो स्ट्रक्चर थे, ऊपर गुंबद बनना, ये गुंबद बनने की जो ये इस तरह के जो स्ट्रक्चर थे, गुंबद वाले जो स्ट्रक्चर, वो हम आज देखते हैं कि आज जो है हम मंदिरों में भी कई बार इसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये वाला जो पार्ट था, ये वाला जो गुंबद, जो ऊपर गुंबद बन जाता है इस तरह से, तो ये जो है कहीं ना कहीं जो है हमारा जो मुस्लिम रूलर्स थे उनकी देन थी। उन्होंने ये जो है ट्रांसमिट किया था, वो अपने साथ उनके कल्चर का ये पार्ट था। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब वो इंडियन कल्चर में आ गए थे, इंडियन के सब कॉन्टिनेंट के अंदर आ गए, तो उनके जो एलिमेंट थे वो भी जो है हमारी संस्कृति का ही एक
पार्ट बन गए थे। तो इतना तो हमें कहना पड़ेगा कि उनके जो आर्किटेक्चर का जो फॉर्म था, उनके स्थापत्य का जो फॉर्म था, उसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं हमारे जो पुराना जो ओरिजिनल हमारा जो मूल हमारी संस्कृति थी, जो मूल हमारे विरासत थी, उसके ऊपर इसका पूरी तरह से जो है प्रभाव पड़ गया। फॉर एग्जाम्पल दूसरा हम देखते हैं, जब ब्रिटिशर्स जो है माइग्रेट करते हैं, ठीक है, अब आपको पॉइंट यहाँ से उठाने में आपको फैक्ट्स बताता जाऊंगा। जैसे ब्रिटिशर्स जो है इंडिया के अंदर आए, ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए, तो हम देखते हैं कि शिमला के अंदर देखिए उन्होंने अलग अलग, जैसे जो ब्रिटिश के बड़े बड़े अधिकारी होते थे, तो वो अपने अनुसार जो है भवनों का उन्होंने निर्माण किया, अपनी शान शौकत को दिखाने के लिए बहुत सारे भवनों को उन्होंने निर्माण किया। आज भी देखिए वो शिमला के अंदर हम उनको देख सकते हैं, जो ब्रिटिशर्स की लेगेसी है। तो उनको हम देखते हैं कि वहाँ पर कई तरह से उन्होंने कई स्टाइल के, जो यूरोपियन स्टाइल थे आर्किटेक्चर का, जो हाउस मेकिंग का जो फॉर्म था, वो जो है यूरोप से जो कि उन्होंने कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, शिमला वाले रीजन में इंट्रोड्यूस किया। और बाकी वो जो है शिमला से देखिए बाद में कितने लोगों ने उसको कॉपी किया, और आज जो है वो हमारे कल्चर का ही एक पार्ट बन गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो मूल कल्चर था हमारा, उसके अंदर देखिए कितना सारा वेरिफिकेशन आ रहा है। हालांकि जो बाहर से कल्चर जो हमारा ट्रांसमिट हुआ, जो इंडियन संस्कृति के अंदर आया, वो आज इंडियन कल्चर का ही पार्ट है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हम इंडियन कल्चर का ही एक पार्ट समझते हैं अब। और ये भी जो है इंडियन संस्कृति की एक खास पहचान है कि इंडियन संस्कृति जो है अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को समाने की क्षमता रखती है। ये भेदभाव नहीं करती, कोई अच्छी चीज़ है तो उसको एक्सेप्ट कर लेती है। ये भी जो है इंडियन कल्चर की एक खास विशेषता है। पहला तो हमने देखा स्थापत्य और वास्तुकला प्रभावित होते हैं। दूसरा देखिए क्या है, नैतिक मूल्यों को प्रभावित करना। अब जो हमारे नैतिक मूल्य है, जो हमारा सोच है, हमारी जो सोच है, हमारे जो नैतिक मूल्य है, हमारे जो काम है, वो भी इससे जो है प्रभावित होते हैं माइग्रेशन से। वो कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया के ऊपर अटैक किया, तो देखिए इंडिया की संस्कृति जो है, इंडिया की संस्कृति कैसी है? इंडिया की संस्कृति ज़्यादातर जो है, इंडिया की संस्कृति काफ़ी ठंडी है, काफ़ी शांत लोग होते हैं। लोग जो है ज़्यादा विद्रोह या इत्यादि में जो है विश्वास नहीं रखते। हालांकि जब पानी सर से ऊपर चला जाए तब बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर हम देखें तो पुराने ज़माने में अगर हम देखें तो जो विद्रोह होते थे वो ज़्यादातर जो है या तो सूबेदार या इस तरह से राजकुमार, इन्हीं के भड़कावे से होते थे। जो कॉमन पीपल होते थे वो ज़्यादातर जो है ठंडे रहते थे, मतलब वो जो है अहिंसा के पथ पर ही रहते थे। बाद में जाके गांधी जी ने भी इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया और अहिंसा वाले इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। लेकिन यहाँ अगर हम देखें दूसरे रीजन से अगर हम बात करें तो इंडियन जो कल्चर था काफ़ी शांत था। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरह का खून खराबे में जो है ये विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन जब माइग्रेशन होता है तो कहीं ना कहीं हमारे जो नैतिक मूल्य है, हमारी जो सोच है, वो भी बदलती जाती है। फॉर एग्जाम्पल जब ब्रिटिशर्स ने जब अटैक किया तो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जब इंडिया के अंदर आए, ठीक है, ब्रिटिशर्स जब इंडिया के अंदर क्या आए तो हम देखते हैं कि इंडियन जो लोग थे उनके अंदर देखिए उनकी जो सोच थी, उनका जो पुराना कल्चर के जो तत्व थे उनमें कहीं ना कहीं विघ्न पड़ गया। अब देखिए इनके अंदर कई हम देखते हैं बाद में जाके हमारे देश में जो है क्रांतिकारी, बहुत सारे क्रांतिकारी भी पैदा हुए। तो यहाँ पर देखिए सोच के अंदर डाइवर्सिफिकेशन आ रहा है। पहले जहाँ पर हम शांत प्रवृत्ति के थे, लेकिन बाद में जब माइग्रेशन हो रही है तो कहीं ना कहीं जो है वो उस रीजन विशेष के लोगों को जो है अशांत होने पर मजबूर करता है, उनके नैतिक मूल्यों को वो प्रभावित कर डालता है। ये तो हो गई इंडियन कल्चर की बात। अगर हम इसको वर्ल्ड सिनेरियो के साथ जोड़ने की बात करें तो फ्रांस में आप देख रहे हो कि आजकल बहुत ज़्यादा मारकाट चली हुई है। तो फ्रांस अगर हम देखें तो आज़ादी के बाद अगर हम देखें तो फ्रांस काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर क्या हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा शांति थी फ्रांस में। अगर हम वेस्टर्न जो, हालांकि वहाँ पर दूसरे जो यूरोपीय रीजन थे वहाँ पर काफ़ी उथल पुथल चलती रही, लेकिन अगर हम मेनली फ्रांस की बात करें तो काफ़ी शांति रही थी वहाँ पर वर्ल्ड वॉर के बाद से ही। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि वहाँ पर फ्रांस के अंदर हम देखते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन जो है फ्रांस से न्यूज़ आती है वहाँ पर अहिंसा ही हिंसा हो रही है। इसका भी एक मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है माइग्रेशन। तो जो फ्रेंच लोग हैं वहाँ पर जो है मुस्लिम का जो है काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी का वहाँ पर जो है, एक तो वो जो फ्रेंच लोग हैं, जो मूल फ्रेंच लोग हैं, उनके वो जो है काफ़ी संवेदनशील है, क्योंकि वहाँ पर जितनी पॉपुलेशन मुस्लिम की थी वो लगातार बढ़ती जा रही है। और ये बढ़ती क्यों जा रही है? ये बढ़ती इसलिए जा रही है क्योंकि हम देखिए सीरिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है, इराक, ईरान, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है माइग्रेट कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ और फ्रांस की तरफ भी। तो यहाँ पर जो है ज़्यादा तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो बड़ी होती जा रही है। तो इसी से जो है फ्रेंच लोग काफ़ी ज़्यादा जो है गुस्सा है और अपने असंतोष को प्रकट करने के लिए अब वहाँ पर देखिए किस तरह से हिंसा हो रही है। दोनों ही गुट जो है, जो मूल फ्रांसीसी है और जो हमारे पास जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है, उसके बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हम देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी देखिए मेन रीज़न यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट का क्या है? तो यहाँ पर भी मेन रीज़न कॉन्फ्लिक्ट का माइग्रेशन ही है। तो माइग्रेशन जहाँ पर पहले ये लोग जो है काफ़ी शांति में विश्वास रखते थे, तो कहीं ना कहीं इनके नैतिक मूल्य जो है प्रभावित हो रहे हैं, नैतिक मूल्य इनके जो है बदल रहे हैं। किसके कारण? माइग्रेशन के कारण।
तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, अगर हम दूसरे कल्चर में कहीं पर भी किसी भी कंट्री की अगर हम बात करें तो जब कभी भी माइग्रेशन हो, अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप महोदय जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे बहुत सारी कम्युनिटीज़ के ऊपर कि आप जो है यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते, या बहुत सारे रूल उन्होंने जो है ऐसे इम्पोज कर दिए थे जिसने काफ़ी मुश्किल हो रहा था अमेरिका के अंदर एंटर करना विदेशियों का। तो इसका मूल कारण क्या था? इसका मूल कारण भी क्या है? माइग्रेशन है। माइग्रेशन जब बहुत ज़्यादा किसी देश के अंदर हो रहा है, किसी देश के अंदर, तो निश्चित तौर पर उसकी जो नीतियाँ हैं, उसके जो नैतिक मूल्य है वो प्रभावित होते हैं। पहले अमेरिका बाहें फैलाकर लोगों को, जो बुद्धिजीवी होते थे उनको बुलाता था कि आप आओ हमारी कंट्री के ऊपर अंदर आप आओ, ठीक है, और अपनी कला का जो है प्रदर्शन कीजिए। लेकिन आज देखिए, आज जो है अमेरिका अपने हाथ पीछे खींच लेता है। आज अमेरिका चाहता है कि कम से कम लोग जो है वहाँ पर आएँ। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर माइग्रेशन, जब माइग्रेशन यहाँ पर बढ़ रहा है तो यहाँ पर जो ओरिजिनल जो लोग थे, जो मूल लोग थे, जो मूल यहाँ पर लोग थे, उनका जो है नैतिक मूल्य जो है, उनके जो हित जो है कहीं न कहीं यहाँ पर जो है प्रभावित हो रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब कभी माइग्रेशन होती है तो वहाँ के लोगों के नैतिक मूल्य और उनकी सोच जो है कहीं न कहीं वो जो है प्रभावित ज़रूर होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं धार्मिक विविधता को जन्म देना। अब देखिए, इंडियन कल्चर के अंदर इसने जो है एक और भी काम किया है, माइग्रेशन ने, इसने धार्मिक विविधता को जो है जन्म दिया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म था। हिंदू धर्म, हालांकि पहले हिंदू धर्म नहीं था, ये एक जो है एक जीवन जीने की पद्धति थी। आगे जाके हालांकि ये जो हिंदू धर्म बना वो भी जो है, जब बहुत सारे जो है अलग अलग रिलीजन आ गए तो बहुत सारा जो ये हिंदू कम्युनिटी थी वो एक धर्म के अंदर जो है तब्दील हो गई। पहले हिंदुइज्म क्या था? ये एक जीवन जीने की पद्धति थी, लेकिन आज हम देखें तो आज हम इसको एक कम्युनिटी के साथ जो है जोड़कर देखते हैं। जो हिंदुइज्म जो कम्युनिटी हम देखते हैं वो हमें सेंसस के बाद देखने को मिलेगा। अब सेंसस ने कैसे हिंदू कम्युनिटी को बनाया उसको हम किसी दूसरे वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी बस मैंने आपको इतना बता दिया कि जैसे जैसे देखिए टाइम गुजरता गया, इंडियन हिस्ट्री में अगर हम देखें तो अलग अलग जो है रिलीजन के यहाँ पर लोग भी आते रहे। जैसे पहले, सबसे पहले यहाँ पर मुस्लिम अटैक्स हुए। जब मुस्लिम आए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इंडियन कल्चर की एक खास बात ये है कि ये अपने अंदर जो है बहुत सारी चीज़ों को समाने की क्षमता रखती है। जब मुस्लिम्स यहाँ पर आए तो मुस्लिम और हिंदू जो है इन्होंने जो है एक यूनिटी बनाकर रखी। इन्होंने एक यूनिटी बना रखी और जो पुराना कल्चर था हमारा उसको एक मॉडिफाइड फॉर्म में ये लेके आए। और जब हम देखते हैं कि मुस्लिम जब यहाँ पर आते हैं, इंडिया के अंदर आते हैं, अब हिंदू मुस्लिम आगे जाके हम देखते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम में जो कुछ बुराइयां थी उसको पूरा करने के लिए जो है अलग अलग धर्म आगे जाके बनते हैं। हालांकि जो जैनिज्म, बौद्धिज्म वो तो पहले से ही है, वो बोला हालांकि हिंदुइज्म की ब्रांचेस के अंदर ही आ जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धार्मिक जो विविधता है वो भी जो है जन्म देती है। जब माइग्रेशन होता है तो धार्मिक विविधता को जो है धार्मिक विविधता को जो है जन्म जो है मिलता है। पहले हम देखें काफ़ी कम रिलीजन जो है हमारे यहाँ पर हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे जो है माइग्रेशन होता जाता है तो क्या होता जाता है, तो वहाँ पर जो है उस क्षेत्र विशेष में जो है धर्म में भी विविधता आती जाती है। मतलब काफ़ी ज़्यादा धर्म वहाँ पर बनने लगते हैं, वो अलग अलग जो है धार्मिक लोग जो है वहाँ पर सम्मिलित जो है होने लगते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं धार्मिक शुद्धिकरण को गति प्रदान करना। अब अगर हम देखें तो जो माइग्रेशन हुई है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि माइग्रेशन के कारण हमारा जो कल्चर है उसके ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ा है या उसके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है, तो हम दोनों कह सकते हैं। एक बैड इम्पैक्ट ये पड़ा, इसने हमारी जो मूल संस्कृति थी उसमें जो है परिवर्तन कर लिए। अच्छा इम्पैक्ट हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास कल्चरल हेरिटेज है, जो हमारे पास माइग्रेशन हुआ उससे जो है कहीं ना कहीं कुछ अच्छे तत्व भी हमको देखने को मिले। और इंडियन कल्चर का तो मैंने आपको कहा, इंडियन कल्चर की तो खासियत ही ये है कि ये दूसरे कल्चर से भी जो है कुछ ना कुछ सीखने की जो है प्रेरणा रखता है, जो है प्रेरणा लेता रहता है ये। तो धार्मिक शुद्धिकरण को गति प्रदान। अब धार्मिक शुद्धिकरण को इसने, अब देखिए मैंने धार्मिक शुद्धिकरण क्यों लिखा है, अगर धर्म को भी देखिए तो धर्म भी हमारे कल्चर का एक पार्ट है, ये भी हमारे ये कल्चर हेरिटेज ही है। तो इसमें शुद्धिकरण कैसे हुआ माइग्रेशन से? अब हम माइग्रेशन के अंदर हम देखते हैं, जब जैसे हम सती प्रथा का अंत देखते हैं, पहले हम इसको अपने कल्चर का पार्ट मानकर देखते थे, इसको हम पहले कल्चर का पार्ट मानकर देखते थे धार्मिक शुद्धिकरण को। लेकिन जब हम देखते हैं कि अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने जो फोर्स करके इसको हटा दिया, बलि प्रथा को ही हटा दिया। विधवा पूर्ण विवाह जो है पहले नहीं होते थे, तो उसमें भी क्या हो गया, उसमें भी चेंज कर दिया। बात किसकी वजह से हुआ? ये ज़्यादातर जो है हमारे जो लोकल, जो हमारे उस टाइम के जो हमारे जो समाज सुधारक थे उनके कार्यों की बदौलत हुआ। लेकिन इसमें इतना कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अंग्रेज़ों ने भी जो है इसमें काफ़ी योगदान दिया था। जो हमारे पास राजा राम मोहन रॉय थे वो उतने सक्सेसफुल नहीं, ऐसा कहा जाता है कि जो राजा राम मोहन रॉय थे वो उतने सक्सेसफुल नहीं होते तो अगर उस टाइम जो है विलियम बेंटिंक नहीं होते, तो कहीं ना कहीं जो माइग्रेंट है,
वो कहीं ना कहीं जो माइग्रेशन से जो है हमारी कंट्री के अंदर आए हुए कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस भी रहा है, जिसके कारण कि जो धर्म के अंदर जितनी भी बुराइयां थी उसको जो है इरेडिकेट जो है कर दिया, इरेडिकेट जो है कर दिया गया। तो इस तरह से आप इन पॉइंट्स को जो है यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। ये था हमारे पास फर्स्ट वीडियो। इसके अंदर हमने डिस्कस किया कुछ पुराने क्वेश्चंस को जो एचएस मेंस पेपर नंबर 1 के अंदर पूछे गए हैं। अब जो सेकंड जो हमारे पास मैं वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंडियन कल्चरल हेरिटेज के दूसरे पार्ट को। उसके अंदर जैसे कि मैंने आपको कहा यहाँ पर कि कल्चरल हेरिटेज 2 टाइप का होता है, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज और इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। उसके अंदर वो वाला वीडियो जो है मेंस और प्री दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। उसके अंदर हम जो है ब्रीफली जो है डिस्कस करेंगे एक एक करके, और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मेंस के लिए, जैसे मान लीजिए कल्चरल हेरिटेज की इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह से जो है कल्चरल हेरिटेज किसी भी सोसाइटी के स्टेटस को जो है प्रदर्शित करता है। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको कि हम दूसरी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और बहुत सारे फैक्ट्स आपको ऐसे मिले होंगे जिनको कि आप जो है अपने आंसर राइटिंग में जो है यूज़ कर सकते हो। सेकंड वीडियो मैं जल्दी ही बनाऊंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।